चंदनपुर नाम के गांव में सावित्री नाम की बूढ़ी औरत अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे का नाम रमेश और उसकी पत्नी का नाम माया था। छोटे बेटे का नाम विजय और उसकी पत्नी का नाम सीता था। दोनों बेटे खेतों में काम करते थे और सावित्री की दोनों बहुएं घर का काम संभालती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। माँ जी, मैं जरा बाजार से थोड़ी सब्जी ले आती हूँ। घर में सब्जी खत्म हो गई है, आप खाना खा लेना और दवाई समय पर ले लेना। शायद मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सीता ये कहकर बाजार चली जाती है और बाजार में जाने के बाद सबके पसंद की अलग अलग सब्जियां खरीद लेती है। सीता सबका बहुत ख्याल रखती थी। सीता के बाजार से लौटने के बाद सावित्री कहती है, सीता बेटी, आ गई तुम? बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ माँ जी, थोड़ी देर हो गई। बहुत भीड़ थी बाजार में और रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, पैदल ही आना पड़ा। वो सब छोड़िए, क्या आपने दवाई ली? मैं तो भूल ही गई, मेरी उम्र हो गई है ना, इसलिए शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, कुछ याद ही नहीं रहता। माँ जी, आप जानती हो ना, अगर आप एक दिन भी दवाई नहीं लोगी तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। शायद मेरी ही गलती है, मुझे माया दीदी को बताकर जाना चाहिए था। रुकिए, मैं अभी जाकर आपकी दवाई लेकर आती हूँ। माया चुपचाप खड़ी होकर सीता और सावित्री की बातें सुनती है और मन ही मन सोचती है, बड़ी आई माँ जी का ख्याल रखने वाली। बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरे घर में बस इसी को माँ जी की चिंता है। इसके आने से पहले तो मैं ही सारा घर संभालती थी और माँ जी का ख्याल भी रखती थी। जब से ये आई है तब से माँ जी भी इसी की तरफदारी करती हैं। सीता बहुत साफ दिल की होती है और अपनी जेठानी माया को भी वो अपनी बहन की तरह मानती है। लेकिन माया सीता से ईर्ष्या करने लगती है। एक दिन माया ने सीता से कहा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हारे जेठ जी को भी काम पर जाने में देरी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में कितना सारा काम पड़ा है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, सब कैसे होगा? दीदी, आप क्यों फिक्र करती हो, मैं सब कर लूंगी। जेठ जी को खाना मैं बना दूंगी, आप जाकर आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। माया वहां से चली जाती है और सीता काम में जुट जाती है। वहां से जाने के बाद माया सोचती है, अरे वाह, इसको बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान था। मुझे लगा बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक बार कहा और उसने मान लिया। बहुत ही बेवकूफ देवरानी मिली है। इस बेवकूफ को बेवकूफ बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत शौक है ना इसको अच्छी बहू बनने का, घर संभालने का। अब संभालो घर। आज तो पूरा दिन मुझे आराम करने को मिलेगा। सारा काम सीता करेगी। माया, तू तो बहुत दिमाग वाली है। सीता रसोई में अपने काम में लगी थी। तभी बाहर से रमेश आवाज लगाता है, अरे सुनती हो, मुझे जाने में देर हो रही है, अभी तक खाना नहीं बना क्या? तभी सावित्री भी रसोई घर में जाकर सीता से पूछती है, क्या हुआ बेटी, आज बड़ी देर लगा दी? रमेश और विजय दोनों खाने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें काम पर जाने में देरी हो रही है। और माया कहाँ है? माया दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ही उन्हें आराम करने के लिए भेजा है, इसलिए खाना बनाने में थोड़ी देरी हो गई। पर मां, फिक्र मत करो, बस खाना बन ही चुका है। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? चलो ठीक है, जल्दी से इन दोनों को खाना दो, मैं माया को देखकर आती हूं। ये कहकर सावित्री माया को देखने उसके कमरे में जाती है और कहती है, माया, क्या हुआ तुम्हें? सीता बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ माँ जी, आज सुबह से ही मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सीता को मेरी वजह से सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, सीता है ना, वो सब संभाल लेगी, तुम आराम करो। माया मन में सोचती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूं इस बुढ़िया को मेरी कोई फिक्र नहीं है, ये बस दिखावा करने के लिए आई थी। इसे तो अपनी छोटी बहू सीता की ही फिक्र रहती है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे आराम करने को तो मिलेगा। फिर एक दिन उनके घर एक पोस्टमैन विजय की चिट्ठी लेकर आता है। चिट्ठी पढ़ते ही विजय कहता है, मां, मुझे आशीर्वाद दो, मेरी शहर में नौकरी लगी है और मुझे कल ही निकलना है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने इस नौकरी के लिए दिन रात बहुत पढ़ाई की थी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हें कल ही निकलना है ना, जाओ तुम जाने की तैयारी करो। विजय की नौकरी लगने की बात सुनकर माया को बहुत जलन होने लगती है और वो रमेश से कहती है,
देखा आपने, आपके छोटे भाई की नौकरी क्या लग गई। माँ जी कैसे उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रही हैं। आप भी तो खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी तो कभी तारीफ नहीं की। कभी उनको आप पर गर्व नहीं हुआ। आप कुछ भी बोलिए, आपके माँ बाप ने आपके साथ अन्याय किया है। आपके छोटे भाई को पढ़ा लिखा दिया और आपको अनपढ़ रखा। आज अगर आप पढ़े लिखे होते तो विजय की जगह आपकी नौकरी लग जाती। अब वो दोनों शहर में जाकर राज करेंगे और हम दिन रात खेत में काम करेंगे। हमारी तो किस्मत ही खराब है। ये सुनकर रमेश कहता है, शायद तुम ठीक कह रही हो माया। आज अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो विजय से भी आगे बढ़ जाता। विजय मुझसे छोटा होकर अब मुझसे आगे रहेगा और मां तो हमेशा से ही उसकी तरफदारी करती आई है। अब तो वो मां के दिल पर राज करेगा। रमेश माया की बातों में आ जाता है और अपने भाई और मां को बुरा भला कहने लगता है। इधर सीता और विजय शहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। सुनिए जी, आप अकेले ही जाइए, मैं यहीं रुकती हूं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे माँ जी की बहुत चिंता हो रही है। हम दोनों चले जाएंगे तो उनका क्या होगा। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और दवाइयां भी जब मैं देती हूं वो तभी खाती हैं। उन्हें अपनी दवाइयां तक याद नहीं रहती। इतने में सावित्री वहां आ जाती है और कहती है, नहीं सीता बेटी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। और माया है ना, वो मेरा ख्याल रख लेगी। विजय अकेला शहर में कैसे रहेगा। उसके खाने पीने का क्या होगा। उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हारा वहां होना जरूरी है। तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं अकेली थोड़ी ना हूं। माया और रमेश है ना। मेरी चिंता करना छोड़ दो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो, लेकिन फिर भी आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। आपकी दवाइयों के बारे में मैं माया दीदी को समझा दूंगी। आप खाना समय से खा लिया करना और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बस एक फोन कर देना, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। ऐसा कहकर विजय और सीता शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सावित्री माया से कहती है, माया बेटी, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, मुझे दवाई भी खानी है। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी थोड़ी देर रुकिए। आपके बेटे को खेत में जाना है। आपका क्या है, आप तो दिन भर घर में ही पड़ी रहती हो। आपके बेटे को काम पर जाना है। पहले उनके लिए खाना बनाकर दे दूं, फिर आपको दूंगी। माया की ऐसी बात सुनकर सावित्री को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी छोटी बहू सीता की बहुत याद आने लगती है, क्योंकि सीता बिना बोले ही उन्हें सबसे पहले खाना दिया करती थी। विजय और सीता के जाने के बाद ही माया के तेवर बदल जाते हैं। वो खुद खाना खाती है और जानबूझकर सावित्री को खाना नहीं देती। माया सावित्री का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती, ना ही उसे समय पर दवाई देती। यहां तक कि उसे समय पर खाना तक नहीं मिल पाता। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। फिर एक दिन सावित्री माया से कहती है, बेटी माया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। 2 दिन हो गए, मेरी दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। जरा रमेश से कहकर मेरी दवाइयां मंगा लो। माया चिढ़कर कहती है, उनके पास समय नहीं है। आप देख नहीं रही, वो दिन रात काम करते हैं। एक दिन आप दवाई नहीं खाओगी तो क्या हो जाएगा। एक तो आपकी दवाइयां इतनी महंगी आती हैं, इतने पैसे कहां से लाएंगे। हम तो कोई शहर में नौकरी नहीं करते कि हमें हर महीने तनख्वाह मिले। सावित्री को यह सुनकर बड़ा दुख होता है। सावित्री को विजय की बहुत याद आती है कि विजय बिना बोले ही दवाई खत्म होने से पहले ही दवाई लाकर रखता था। दिन ब दिन माया का स्वभाव सावित्री के प्रति क्रूर होता जाता है। एक दिन माया सावित्री से कहती है, माँ जी, गंदे बर्तन पड़े हैं, मेरे सिर में दर्द है, आप साफ कर लेना। मैं आराम करने जा रही हूं। वैसे भी दिन भर आप आराम से पड़ी ही रहती हो, कुछ काम तो करती हो नहीं। कम से कम इतना काम तो कर ही लिया करो। मैं दिन भर काम करती हूं, आपको मेरी थोड़ी भी चिंता है या नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा, बर्तन मैं धो दूंगी, तुम जाकर आराम करो। माया सावित्री की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। बात बात पर वो सावित्री को ताना देती थी, यहां तक कि उसने अपनी सास को खाना तक देना बंद कर दिया। रमेश को भी वो भड़का देती और रमेश भी अपनी पत्नी की ही बातों में आ जाता और माया से कुछ भी नहीं कहता था। एक दिन सावित्री भूख से तड़प रही होती है। वो गांव में खाना मांगने जाती है। वो गांव में किसी के घर जाकर कहती है, बेटी, कुछ खाने को हो तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कल से मैंने कुछ नहीं खाया। अरे माँ जी, आप तो विजय की माँ हो ना, आप ऐसे खाना क्यों मांग रही हो। घर में कोई बात हुई है क्या। घर की बातें किसी को पता ना चलें, इसलिए सावित्री वहां से चुपचाप बिना कुछ बोले चली जाती है। लेकिन उसको कहीं से खाना मांगते रमेश देख लेता है
और सावित्री को घर लेकर चला जाता है। रमेश सावित्री को डांटते हुए कहता है, ये सब क्या है माँ? तुम वहां खाना क्यों मांग रही थी? बोलो माँ, चुप क्यों हो? क्या बात है? क्या माया ने तुम्हें खाना नहीं दिया जो तुम ऐसे बाहर खाना मांगती फिर रही हो? तुमने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सावित्री कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप खड़ी रहती है। तभी रमेश माया को आवाज देता है, माया, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मां को खाना नहीं दिया क्या? तुम्हें पता भी है मां पड़ोस में खाना मांग रही थी। मां तो कुछ बोल नहीं रही। तुम बताओ क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? तुमने मां से कुछ कहा है क्या? मां की हालत तो देखो क्या हो रही है। तुम मां का ठीक से ख्याल नहीं रखती क्या? ये सुनकर माया कहती है, ये आप क्या कह रहे हो जी? मैंने मां जी से तो कुछ नहीं कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खाना ही बना रही थी, बस थोड़ी सी देर हो गई। मां जी, मैंने तो आपको कहा था कि 5 मिनट में खाना बन जाएगा, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप बाहर दूसरों से खाना क्यों मांग रही थी? आपको हमारी इज्जत की कोई परवाह है या नहीं? लोग तो यही सोचेंगे ना कि आपके बेटे बहू आपका ख्याल नहीं रखते, आपको खाना नहीं देते। वो सब छोड़ो, मां को अभी खाना दो। और याद रहे माया, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर रमेश खेत में चला जाता है और फिर माया सावित्री से कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूं ये सब तुमने जानबूझकर किया है। क्या जरूरत थी बाहर जाकर भीख मांगने की? थोड़ी देर खाना नहीं खाती तो कौन सी आफत आ जाती? तुमने जानबूझकर अपने बेटे को देखकर पड़ोस में खाना मांगा होगा। शर्म नहीं आती? अपने ही बेटे और बहू के बीच में झगड़ा करवाती हो। तुम्हारी वजह से वो मुझे 4 बातें सुनाकर चले गए। सावित्री चुपचाप खड़ी होकर माया की बातें सुनती रही। उसे बहुत बुरा लगता है। इधर शहर में सीता विजय से कहती है, सुनिए जी, मुझे माँ जी की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए, उनकी कोई खबर नहीं मिली। उनकी तबीयत तो ठीक होगी ना? मुझे उनकी चिंता हो रही है। गांव में सब ठीक होगा ना? तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? सब ठीक हो जाएगा। उनका ख्याल रखने के लिए भैया और भाभी है ना? नई नई नौकरी लगी है, अभी छुट्टी के लिए भी नहीं कह सकता। हम अगले महीने गांव जाकर आते हैं और अगले सप्ताह मेरा एक दोस्त गांव जाने वाला है। वो गांव की खबर लेता आएगा। और अगर तुम्हें माँ जी के लिए कुछ भेजना हो तो उसके हाथ भेज देना। गांव जाने की बात सुनकर सीता खुश हो जाती है और इधर माया रमेश को भड़काने लगती है, जी आपके छोटे भाई की तो शहर में नौकरी लग गई। वो दोनों वहां पर कितने आराम से रह रहे होंगे और हमारी जिंदगी तो शायद खेत में काम करने में ही गुजरने वाली है। काश आप भी पढ़े लिखे होते तो आज विजय की जगह आप होते और मैं सीता की जगह शहर में राज करती। अब आप देख लेना, आपके छोटे भाई को घमंड आ जाएगा कि वो शहर में नौकरी करता है। वो आपको भी बड़े भाई वाला सम्मान नहीं देगा। मैं दिन रात माँ जी की इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी वो सीता की ही तरफदारी करती हैं। माँ जी को हमारी कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो बस अपने छोटे बेटा बहू ही प्यारे हैं। हमें अपने भविष्य के लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरी मानिए तो क्यों ना हम सारी जायदाद अपने नाम करवा लें। वैसे भी आपके छोटे भाई के पास तो नौकरी है, हमारे पास क्या है? हमें अपने भविष्य के लिए ये करना ही पड़ेगा। हाँ माया, मुझे भी यही लगता है। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं जितना मां को जानता हूं, मां सारी जायदाद हमारे नाम पर बिल्कुल नहीं करेगी। उन्हें मुझसे ज्यादा विजय की चिंता है। वही तो मैं आपसे कह रही हूं, यहां पर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मेरे पास एक तरीका है। मेरी मानिए तो हम धोखे से माँ जी के अंगूठे के निशान जायदाद के कागजों पर ले लेते हैं, क्योंकि माँ जी ऐसे तो नहीं मानने वाली। हमें ये करना ही पड़ेगा और ये गलत भी नहीं है। ये हम हमारे अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। रात का समय होता है, सावित्री सो रही होती है। मौका देखकर रमेश और माया सावित्री के कमरे में आ जाते हैं और सावित्री की नींद का फायदा उठाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं। अगले दिन माया बहुत खुश हो जाती है और मनी मन सोचती है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। सारी जायदाद हमारे नाम हो गई। अब इस घर पर मेरा राज होगा। सीता और विजय को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये बुढ़िया अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। एक दिन माया अपने सोने के कंगन ढूंढ रही होती है और उसे वो कहीं नहीं मिलते। माया सावित्री से कहती है, माँ जी, क्या आपने मेरे कंगन देखे? मैं सुबह से ढूंढ रही हूं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नहीं माया, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। तुमने अपने कमरे में ही रखे होंगे। माँ जी, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? मैं अपने कमरे में ही देख कर आ रही हूं। वो कंगन मेरे कमरे में नहीं है। सच बताओ, कहीं आपने तो नहीं लिए हैं? माया, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो।
मैं भला अपने ही बहू के कंगन क्यों चुराऊंगी? मुझे इस उम्र में कंगन की क्या जरूरत? अपने लिए ना सही, अपनी छोटी बहू सीता के लिए तो चुरा सकती हो। क्या पता आपने ही चुराए हो। सच बताओ और मेरे कंगन मुझे वापस करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माया सावित्री पर चोरी का इल्जाम लगाती है और भला बुरा कहती है। तभी वहां पर रमेश आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है माया? तुम मां से किस तरह बात कर रही हो? वो तुमसे बड़ी हैं और तुम्हारी सास हैं, इस बात का तो ध्यान करो। आप तो चुप ही रहिए जी, आपको कुछ नहीं पता कि आपकी मां ने क्या किया है। पहले पूरी बात सुनिए फिर बोलिए। आपके आने से पहले माँ जी ने मुझे कितना कुछ सुना दिया, आपको वो नहीं दिखाई दिया? मैंने तो बस माँ जी से कंगन देखने के बारे में पूछा था और वो मुझ पर भड़की पड़ी कि मैं उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही हूँ। मैं दिन रात काम करती हूँ, माँ जी की सेवा करती हूँ, लेकिन क्या फायदा? माँ जी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। ये सुनकर रमेश चौंक कर कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूं माँ? आपने माया से क्या कह दिया? वो बेचारी दिन रात काम करती है, आपकी सेवा करती है। आपका छोटा बेटा और बहू तो शहर में मजे की जिंदगी जी रहे हैं। जब से गए हैं एक बार भी आपका हालचाल पूछने नहीं आए। माया ही आपका ख्याल रखती है और ऊपर से आप माया को ही बुरा भला कहती हो। ये ठीक नहीं है माँ। सावित्री रमेश से कहती है, रमेश ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने माया से कुछ भी नहीं कहा। माया ने कह दिया और तुमने मान लिया। तुम्हें अपनी मां पर इतना भी भरोसा नहीं। और मैंने कभी भी दोनों बेटे बहू में फर्क नहीं किया। तुम दोनों की सोच गलत है। और रही विजय की बात, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूं। उसे मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन नई नई नौकरी लगी है, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही होगी। ये सुनकर माया एकदम से बोली, देखा आपने, ये अभी भी अपने छोटे बेटे की ही तरफदारी कर रही हैं। मुझे तो पक्का यकीन है मेरे कंगन इन्होंने ही चुराए हैं। आप अपनी मां से कुछ क्यों नहीं कहते? मुझे अभी के अभी मेरे कंगन चाहिए। रमेश सावित्री से कहता है, मां अगर आपने उसके कंगन लिए हैं तो उसे लौटा दो और झगड़ा खत्म करो। वाह बेटे, यही सुनना बाकी था। माया ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब से विजय और सीता इस घर से गए हैं तब से मैं देख रही हूं तुम दोनों बदल से गए हो। तुम मेरी सेवा करने की बात करते हो। माया तो मुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दे पाती और ना ही मुझे दवाई मिलती है। तुम दोनों दूर दूर तक मेरे विजय और सीता की बराबरी नहीं कर सकते। आज मेरे विजय और सीता यहां होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। माया झट से बोली, तो रोका किसने है? जाओ ना अपने सीता और विजय के पास, हमसे नहीं होती उनकी बराबरी। आप उन्हीं के पास जाकर रहो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। सावित्री गुस्से में बोली, बहू मुंह संभाल कर बात करो, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। तुम मेरे ही घर से मुझे निकालोगी? मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा पड़ा है। आने दो विजय और सीता को। विजय और सीता की धमकी किसे दे रही हो? और कौन सा घर? तुम्हारा घर है नहीं, तुम्हारा घर था, अब ये हमारा घर है। यहां तक कि सारे खेत और पूरी जायदाद भी हमारी है। हम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम अपनी मर्जी से हमें कुछ भी नहीं देने वाली थी। तुम्हारा बस चले तो सारी जायदाद तुम विजय और सीता के नाम कर दो, इसलिए हमने सब कुछ अपने नाम कर लिया। ये बात सुनकर सावित्री को बहुत बड़ा धक्का लगता है। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम दोनों इतने गिर सकते हो। और रमेश, तुम्हें तो अपना बेटा कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। रमेश भी मुंह बनाते हुए कहता है, अपने छोटे बेटे विजय पर गर्व होता है और अपने दूसरे बेटे पर शर्म करती हो। अपने छोटे बेटे के पास ही जाकर रहो, यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो इस घर से। वैसे भी इस घर पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सावित्री रोते रोते घर से बाहर निकल जाती है। बाहर तेजी से बारिश हो रही होती है। तभी विजय का दोस्त सावित्री से मिलता है और सावित्री से कहता है, सावित्री काकी, पहचाना? मैं विजय का दोस्त। मैं आज ही शहर से आया हूं और आप इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? क्या बात है? विजय का दोस्त सावित्री को अपने घर लेकर जाता है। सावित्री उसे सारी हकीकत बताती है। फिर विजय का दोस्त तुरंत विजय को फोन करता है और दूसरे ही दिन विजय शहर से गांव लौट आता है। दोनों भाइयों के बीच बहुत बहस होने लगती है, लेकिन माया और रमेश विजय की एक भी नहीं चलने देते। फिर विजय सावित्री से कहता है, छोड़ो मां, तुम चिंता मत करो, मुझे घर जायदाद कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो मैं ऐसी कई गुना जायदाद कमा लूंगा। विजय मां को लेकर शहर आ जाता है। सीता अच्छी तरह से मां का ख्याल रखने लगती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। सावित्री बहुत खुशी खुशी विजय के साथ रहने लग जाती है। और फिर एक दिन विजय मां से कहता है, मां मुझे आशीर्वाद दो,
मैं नौकरी के साथ साथ नया व्यापार चालू कर रहा हूं। ये सुनकर सावित्री खुश होकर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ ही दिनों में विजय का व्यापार बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। दिन ब दिन विजय की तरक्की होने लगती है। देखते ही देखते विजय बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और इधर गांव में रमेश के घर चोरी हो जाती है। चोरी की घटना से दुखी होकर माया विलाप करने लगती है, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई। मेरे सारे सोने के जेवर चोरी हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? जिसने भी मेरे गहने चुराए हैं, भगवान उसका कभी भला नहीं करेगा। उसे मेरी हाय लगेगी। इसी तरह माया और रमेश के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है और एक दिन माया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बहुत इलाज करने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाती और दिन ब दिन उसकी तबीयत और भी खराब होती जाती है। माया के इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। उसका इलाज करने के लिए रमेश अपने खेत तक गिरवी रख देता है। उन दोनों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते। रमेश अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए वो काम ढूंढने के लिए गांव में जाता है। तभी उसे उसका दोस्त मिलता है। अरे रमेश भैया, कैसे हो? क्या हाल चाल है? आजकल दिखाई नहीं देते। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? और माँ और भाभी कैसी हैं? क्या बताऊं भाई, बहुत तकलीफ में हूं। तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। बहुत सारे अस्पताल में दिखा दिया पर उसकी तबीयत ठीक ही नहीं होती। इस चक्कर में खेत गिरवी रखने पड़े हैं। सारे पैसे खत्म हो गए। काम की तलाश में निकला हूं। अगर तुम्हारी नजर में कुछ काम हो तो बताना। फिर तो तुम सही वक्त पर मिले हो। तुम्हें पता है, हमारे गांव में नया कारखाना खुला है और वहां काम के लिए बहुत लोगों की जरूरत है। मैं भी वहीं जा रहा हूं और आज उस कारखाने का मालिक यहां आ रहा है। मैंने सुना है वो बड़ा दयालु और अच्छा इंसान है और बहुत बड़ा व्यापारी है और उसके शहर में भी बहुत सारे व्यापार हैं। अगर तुम्हें आना हो तो तुम भी मेरे साथ ही चलो। और वो दोनों कारखाने की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो कारखाने के पास पहुंचते हैं, एक बड़ी लंबी सी गाड़ी आकर वहां रुकती है। उसमें से वो बड़ा व्यापारी बाहर निकलता है, पर वहां इतनी भीड़ लग जाती है कि उस आदमी का चेहरा रमेश को दिख ही नहीं पाता। रमेश भीड़ में से किसी तरह अंदर जाता है और सीधे उस व्यापारी के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। कृपया मुझे काम दे दीजिए। अरे उठो भाई, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? जैसे ही रमेश व्यापारी को देखता है, रमेश की आंखें फटी रह जाती हैं। व्यापारी कोई और नहीं, रमेश का छोटा भाई विजय होता है। अरे भैया आप, ये आपने क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ है? रमेश अपने छोटे भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर विजय रमेश को घर लेकर जाता है। माया को देखकर विजय पूछता है, अरे भाभी, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। क्या बात है भैया, आप काम ढूंढने क्यों आए थे? आपको काम की क्या जरूरत पड़ी? हमारे पास तो बहुत सारी जमीन है, खेत खलियान है। कुछ हुआ है क्या? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बोलिए, क्या बात है? क्या बताऊं विजय, शायद ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। जब से माँ यहां से चली गई, ऐसा लगा मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई। घर में चोरी हो गई। भैया, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर भी आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। आज वैसे भी मैं आपको मिलने आने वाला था। सीता और माँ भी मेरे साथ ही आई हैं। वो दूसरी गाड़ी से आते ही होंगे। सीता और माँ भी घर पहुंच जाती हैं। माया की हालत देख उन्हें भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। रमेश माँ को सारी हकीकत बताता है और उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। माया भी हाथ जोड़कर कहती है, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं। मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैंने अपनी मां समान सास के साथ बहुत गलत किया। मैंने आपसे इस उम्र में काम भी करवाया, आप पर चोरी का इल्जाम भी लगाया। मैंने आपका बहुत मन दुखाया है। ना जाने आपको क्या क्या कहा। शायद इसलिए भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा दी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सावित्री ने माया से कहा, माया, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेटा। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएंगे। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। माया का अच्छे अस्पताल में इलाज हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है।
गिरवी रखी जमीन भी विजय छुड़वा लेता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी आपस में बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।